हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने बहुविकल्पी क्वेश्चन को अब तक आप लोगों ने खत्म कर दिया था, जो कि 34 क्वेश्चन थे। उसमें मैंने आपको सारे के सारे टॉपिक भी पढ़ाए थे और उससे जो भी क्वेश्चंस बन रहे थे उनको मैंने क्वेश्चन भी सारा सॉल्व करा दिया था। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ये आपके केमिस्ट्री के बिलियन चैप्टर का। ये आज आपका लेक्चर होने वाला है 7वां। ठीक है, ये आपका 7वां लेक्चर है। इसमें हम लोग आज बात करने जा रहे हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की। किसकी बात करने जा रहे हैं भाई? अति लघुत्तरीय प्रश्न की, जिसमें से आपका 2 नंबर जरूर से जरूर आता है। 2 अंक का ये होता ही होता है। ठीक है ना। अति लघुत्तरीय प्रश्न को करने की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं भाई। जैसा कि आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या दिया गया है भाई? मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। क्या कह रहा है? मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। तो मोलरता का मतलब आप लोग जानते ही हो। फार्मूले से अगर हम इसको बताना चाहें तो फार्मूला क्या हो जाता है भाई? आप लोग को बार बार मैं बताया हूं, बार बार फिर बताऊंगा। अगर आता जाएगा, जहां कहीं भी आएगा मैं फिर से बताता चला जाऊंगा। ठीक है ना। हाँ, यही आपके ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन चैनल की ब्यूटी है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर हम मोलरता की बात करते हैं, पेन आ जा पहले। कहाँ गया? चल नीचे। अगर हम मोलरता की बात करते हैं भाई, अगर मोलरता की बात करते हैं तो क्या लेते हो भाई? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। ठीक है ना। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है। आपको क्या दिया गया? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। ये होता है मोलरता का सूत्र होता है। क्या होता है भाई? ये मोलरता का सूत्र होता है। ठीक है। अगर हम मोलरता के सूत्र की बात करते हैं तो आपको ये दे दिया गया है, जो कि मैंने लिख दिया है। आपसे ये कह रहा है कि मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। मोलरता का मतलब यही होता है कि 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या कितनी है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं भाई? मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 लीटर विलयन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या कितनी है, उसको क्या कहा जाता है भाई? मोलरता कहा जाता है। ठीक है ना। हाँ, और इसमें उदाहरण के लिए बात कर रहा है, तो उदाहरण सही समझाइए। ठीक, तो उदाहरण में आपको दिया गया है, क्या दिया गया? 0.2 मोलरता का तात्पर्य है कि विलेय के 0.2 मोलरता को 1 लीटर विलयन में घोला गया है। ठीक, आपसे क्या कह रहा है? विलेय के 0.2 मोलरता, अरे उदाहरण में क्या दिया है? 0.2 मोलरता का तात्पर्य है कि विलेय के 0.2 मोल को 1 लीटर में घोला गया। सही कह रहा है भाई। अगर मोलरता आपको 0.2 कह रहा है तो इसका मतलब विलेय पदार्थ का मोल कितना रहा होगा? ठीक है, विलेय पदार्थ का मोल कितना रहा होगा? कितना मोलर रहा होगा? ये 0.2। इसको मैंने किस में घोल दिया है? 1000 में। तो इसका मतलब ये क्या है? इसकी मोलरता को बता रहा है। ठीक है। हाँ, तो आपका क्वेश्चन क्या है भाई? मोलरता को उदाहरण सहित समझाने का। तो मोलरता का आपको सूत्र लिखना है, आपको उसको समझ लेना है उदाहरण सहित। भाई अगर मोलरता कह रहा है कितना फलाना मोल हमने ले लिया है, तो फलाने मोल को मैंने किस में लिया है? 1 लीटर में लिया है। सीधी सी बात है भाई। ठीक है, 1 लीटर विलयन में लिया है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है? अगला क्वेश्चन है आपका, मोल अंश से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मोल अंश से आप क्या समझते हैं, इसको आप उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है ना। मोल अंश का मतलब क्या होता है भाई? क्यों पता है आपको? नहीं ना। मोल अंश का पहले हम फार्मूला लिखते हैं, फिर इसके बाद आप लोग को समझाते हैं। ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा यार मोल अंश क्या होता है। मैंने फार्मूला कई बार लिखा दिया है, कई बार मैंने समझाया भी तो है। ऐसा नहीं कि मैंने लिख के छोड़ दिया है, समझाया है ना। हाँ, चलिए नहीं पता है फिर भी आप लोग को हम समझा देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर हम मोल अंश की बात करते हैं, पहले पेन ले लो, आ जाओ पेन नीचे आ। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर हम मोल अंश की बात करते हैं, यानी कि मोल प्रभाज की बात करते हैं, मोल अंश लिखो, मोल प्रभाज लिखो, या फिर हम इसको मोल प्रभाज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब यहाँ पे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर हमें मोल अंश देखना होता है, भाग देखना होता है, प्रभाज देखना होता है, तब हम कहाँ पे देखते हैं भाग? कोई मान लो कि एक पूरा संगठित पदार्थ है, उसमें से किसी एक पार्ट को निकाल के, मतलब कि उसके भाग की बात करते हैं ना, एक अंश की बात कर लेते हैं, एक घटक की बात कर लेते हैं। तो जैसे आपको दो पदार्थ दे दिया गया है ना, और दोनों पदार्थ को मिलाकर के एक विलयन बना दिया गया है, और ये भी कह रहा है कि मैंने ये फलाने वाले का मोल इतना लिया है, ढिकाने वाले का मोल इतना ले लिया। फिर क्या कर दिया भाई? उसको मिला दिया गया। अब बात ये कह रहा है कि आपने जब विलयन तैयार कर लिया है, तो विलयन में किसी एक पदार्थ का मोल का कितना भाग रहेगा, उसी को क्या कहते हैं भाई? मोल अंश कहते हैं। किसी एक का अगर हमें मोल प्रभाज निकालना है, किसी एक पदार्थ का, जैसे हम बात कर लेते हैं, आपने दो पदार्थों को लेकर के उसका विलयन बना दिया था, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, दूसरे का नाम है बी, ठीक है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं, अगर आपको ए का मोल प्रभाज निकालना है, ठीक है, तो ए के मोलों की संख्या आपने कितना लिया था? ठीक है ना, उसको आप ऊपर रखो बटे में, आपको टोटल मोलों की संख्या रखना है। क्या रखना है भाई? बटे में टोटल मोलों की संख्या, माने कि आपने ए और बी को लिया था ना, तो ए के मोल की संख्या प्लस बी के मोल की संख्या, तो आपका ये मोल प्रभाज बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपको बी वाले का निकालना है, तो भाई बी वाले का भी वही सेम रहेगा, जीटा बी इज इक्वल टू बी वाले का मोल ऊपर रखो बटे में टोटल मोल ए प्लस बी, मतलब ए मोल प्लस बी का मोल। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। तो ये बात होती है मोल अंश की। किसकी बात होती है भाई? मोल अंश की बात होती है, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, आ गया होगा समझ में। चलिए, हाँ, इसमें ये अंश उत्तर में क्या आपको कह रहा है भाई? ठीक है, उत्तर में आपसे कह रहा है कि एक विलयन में किसी घटक विशेष का या किसी एक ही घटक का, हम किसी एक स्पेसिफिक घटक की बात कर रहे हैं, तो उसका मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या का एक रेशियो होता है, अनुपात होता है। आपने उस घटक के किसी एक मोल प्रभाज को देखना है, तो उसका मोल ऊपर रखो बटे में उस विलयन में कितने पदार्थ थे, यानी कि कितने घटक हैं, सभी के मोल नीचे रखो। ठीक है कि नहीं? ये मैंने दो लिया है, दो पदार्थ हो सकता है, यहाँ पे तीन पदार्थ हो सकते हैं, चार पदार्थ हो सकते हैं, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं। जिसका भी निकालना है उसको ऊपर रखो बटे टोटल में कुल, और मतलब बटे में कुल रख दो, मतलब टोटल मोलों की संख्या आप रख दो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, तो आपको ये आंसर भी लिखा गया है। हम थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैंने इसमें आप लोगों को समझा दिया ना, सेकंड नंबर समझ में आया है कि नहीं आया है? बोल दो। ना समझ में आया हो तो फिर से इसको समझा दें। फार्मूला, चलो एक जगह पे फार्मूला लिख ही देते हैं यार, रुक जाओ, एक जगह पे अच्छे से फार्मूला लिख देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? क्या करिएगा? नोट कर लीजिएगा। अगर हमें मोल प्रभाज निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है या मोल अंश निकालना है, तो उसको हम लोग जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो आपको एक पदार्थ ए दिया गया था, एक पदार्थ बी दिया गया था, आपने इसको मिला करके ए बी टाइप का विलयन आपने बना दिया। क्या बना दिया भाई? ए बी टाइप का आपने विलयन बना दिया है, ठीक है। अब बात यह होती है कि आपको ए का मोल प्रभाज देखना है। ए का मोल प्रभाज देखना है तो पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा? हमें पता ये करना पड़ेगा कि जितना घटक हमने लिया है उसके मोल कितना है उस विलयन में। ठीक है कि नहीं? ठीक है, सभी के मोल आप पहले फाइंड आउट कर लो तो आसान हो जाएगा मोल प्रभाज निकालना। अगर आपको मोल पता चल गया, मोल निकालना तो जानते हो ना? मोल निकालना जानते हो? ठीक है, हाँ जानते हो, जानते हो यार। अगर हमें मोल कहीं भी निकालना हो, प्रश्न में अगर पदार्थ दिया गया है, पदार्थ का नाम दिया गया है और उसका क्या दिया गया? गिवन मास, यानी कि दिया गया द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान नहीं, उसका द्रव्यमान भी दे रखा है, तो क्या करोगे? जो द्रव्यमान आपको प्रश्न में दिया गया है बटे में उसका आणविक द्रव्यमान उस पदार्थ का निकाल लेना। ठीक है कि नहीं? ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा मोल। हम बात कर लेते हैं मोल प्रभाज की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं यार, ध्यान दीजिएगा। हम बात करते हैं, जैसे अगर हमें ए का मोल प्रभाज निकालना है, जीटा ऑफ ए निकालना है, तो ए के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल मोलों की संख्या, जितने भी घटक रहेंगे उनके टोटल मोलों की संख्या नीचे रख देना। एन ऑफ ए यानी कि ए के मोल की संख्या प्लस एन ऑफ बी, बी के मोलों की संख्या, ये फार्मूला बना। और इसी तरह से हमको अगर जीटा ऑफ बी निकालना है तो क्या करोगे भाई? एन ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यानी कि बी के मोलों की संख्या बटे में ए के मोलों की संख्या प्लस में बी के मोलों की संख्या। ठीक है ना? हाँ, आप इसको इस तरह से
अप्लाई करके मोल प्रभाज निकाल सकते हो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर तीसरा, जो कि आपको दिया गया है, कुछ पदार्थों की घुलनशीलता ऊष्माक्षेपी है जबकि कुछ पदार्थों के लिए यह ऊष्मा शोषी क्यों होता है। बात ये कह रहा है, ठीक है ना। आपसे कहने की कोशिश क्या की जा रही है कि कुछ पदार्थ जो होते हैं ऊष्मा शोषी होते हैं, कुछ ऊष्माक्षेपी होते हैं। ऊष्मा शोषी को इंग्लिश में एंडोथर्मिक कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी को क्या कहा जाता है भाई, एक्जोथर्मिक। मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, मैं उसका रिएक्शन करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं भाई, रिएक्शन करा रहा हूं। और रिएक्शन के दौरान मुझे क्या करना है भाई, अगर रिएक्शन कराना है प्रॉपर ढंग से, तो क्या करोगे, उसको कुछ ऊष्मा दोगे। अगर ऊष्मा वो ले रहा है तभी वो रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो हमने निकाय लिया है, सिस्टम लिया है, ठीक है ना, पूरा का पूरा जो रिएक्शन हमने कराया है, उसका तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। और आपने क्या कर दिया भाई, आपने अगर ऐसी रिएक्शन आपने कराया कि जिससे क्या हो रहा है कि आप रिएक्शन करा रहे हो, ऊष्मा बाहर निकल रही है। ठीक है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, तभी तो देखते हो ना, कभी कभार जब रिएक्शन कराते हैं, दो चीज़ों को मिक्स करते ब्लास्ट हो जाता है कि नहीं होता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, उसका ताप बाहर निकलेगा, ऊष्मा बाहर निकलेगी, तो उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, यानी कि एक्जोथर्मिक बोल दिया जाता है। ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या कह रहा है, उत्तर में कह रहा है कि यदि विलयन में विलेय विलायक के मध्य आकर्षण बल अधिक है तब ऊष्मा उत्पन्न होती है और घुलनशीलता प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है। ठीक है, मतलब ये प्रक्रिया जो रिएक्शन हो रही है वो ऊष्माक्षेपी हो जाएगी। यदि विलेय विलायक के मध्य आकर्षण कम है तब यह प्रक्रम ऊष्मा शोषी हो जाता है, यानी कि ऊष्मा को सोखेगा। ठीक है ना। अब बात यह है कि मान लीजिए कि आपको क्या दिया गया है, एक पदार्थ, पेन ले लेते हैं, कहाँ गया, आ जाओ नीचे। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको कोई रिएक्शन कराना है, क्या कराना है, रिएक्शन कराना है। और रिएक्शन को कराने के लिए आपको एक विलयन दिया गया है कि आपको इस विलयन का रिएक्शन करा देना है। ठीक है ना। विलयन क्या दिया गया, ए बी टाइप का, और ए बी के बीच में कुछ बंद है। ठीक है, क्या है भाई, बंद है, क्या है, बंद है। और ये बंद इतना मजबूती से बंधा है कि इसको तोड़ने के लिए, ठीक है, जब ये टूटेगा भाई, जब ये टूटेगा तब ये क्या करेगा भाई, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर देगा। क्या कर देगा, हीट प्रोड्यूस कर देगा, मतलब कि ऊष्मा बाहर निकाल देगा, बना देगा, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कर देगा। ठीक भाई, आपने इसको क्या किया, कोई रिएक्शन कराना है, यानी कि रिएक्शन कराने के लिए मान लीजिए कि इसमें आपकी वियोजन अवक्रिया हो रही है। कौन सी अवक्रिया हो रही है भाई, वियोजन अवक्रिया हो रही है। तो जब वियोजन अवक्रिया होगी तो वियोजन में क्या होता है कि कोई एक यौगिक रहता है, ठीक है, उसमें से क्या होता है, जो उसमें से परमाणु हैं अथवा अणु हैं, वो टूट टूट कर अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी में बात कर लेते हैं, विलयन आपको ए बी का दिया गया है, ये क्या हो रहा है भाई, ये टूट रहा है। क्या हो रहा है, हमने इसका रिएक्शन कराया, इसके बंध को तोड़ना है। ठीक है ना, वियोजन अवक्रिया करानी है, ए प्लस बी बनाना है। ठीक, तो जब ये टूटेगा तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, हीट बाहर निकालेगा, अर्थात ये ऊष्माक्षेपी होता है। क्या होता है ये प्रक्रम कैसा होता है, ऊष्माक्षेपी होता है। और आपको क्या दिया गया है, यदि विलेय विलायक के मध्य आकर्षण कम है तब यह प्रक्रम ऊष्मा शोषी होता है। ठीक, मान लीजिए जैसे ये था ना, अभी इसका बता देते हैं भाई, ये और बी है, इसके बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत कम है। ठीक, ये बीक वांडर वाल्स बल है। ठीक है ना, ये बीक वांडर वाल बल के द्वारा जुड़ा है, या फिर कुछ ऐसे बंध के द्वारा जुड़ा है जो कि बहुत कमजोर है। ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, प्रबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या फिर ये यहाँ पे हम कह देते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ा है, या फिर इसको हम कह देते हैं कि लंदन फोर्सेस के द्वारा। और ये जो लंदन फोर्स है, ये बीक फोर्स है, ये वाला, ठीक, उसके द्वारा जुड़ा है। तब भाई जब ये जुड़ा है, जब हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, जब हम इसको तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए इस बेचारे को हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है ना, यानी कि विलेय और विलायक के मध्य आकर्षण जब कम होगा तब यह प्रक्रम कैसा हो जाएगा भाई, ऊष्मा शोषी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऊष्मा शोषी, यानी कि
एंडोथर्मिक हो जाएगा। कैसा प्रक्रम हो जाएगा भाई? एंडोथर्मिक हो जाएगा। एक बार आप लोगों को और समझा देते हैं कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, हाँ मिटा देते, चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझा देते हैं ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सको कहीं भी, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम पहले आप लोग को बात कर लेते हैं। दिख रहा हूँ ना मैं? सही तो हूँ, ठीक है। हाँ बढ़िया यार, हम लोग बात करने जा रहे हैं, पहले बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक की, एक्सोथर्मिक प्रोसेस की। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी, ठीक है। क्या होता है भाई? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी, चलिए थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऊष्माक्षेपी है क्या। मान लीजिए आपको एक बीकर दिया गया है, क्या दिया गया है? बीकर दिया गया है, ठीक है ना। आपको क्या दे रखा है भाई? आपको बीकर दे रखा है। अब इस बीकर में आपको कुछ ऐसा पदार्थ दे दिया गया है जिसका आपको रिएक्शन कराना है, और ये पदार्थ कह रहा है कि ये कोई यौगिक है, ठीक है ना। ये क्या है? कोई यौगिक है, ठीक। तो जब ये भाई यौगिक है, मान लीजिए कि इसमें ए बी टाइप के अणु आपस में जुड़े हैं, ठीक है ना। ए बी टाइप के अणु आपस में जुड़े हैं, ठीक। जब आपने इसका रिएक्शन कराया, मान लीजिए जैसे भी कहा कि मैंने वियोजन अपक्रिया करानी है, तो अभी मैंने क्या लिया है? ये बीकर लिया है, बीकर में मैंने कोई पदार्थ ले लिया है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? पूरा का पूरा आपका सिस्टम है, निकाय है। ये क्या है? सिस्टम है, जिसका हम लोगों को क्रिया कराना है, ठीक है ना। बीकर भी सिस्टम है, बीकर उसका बाउंड्री हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। और उसमें जो पदार्थ है, जो पदार्थ है वो तो पदार्थ है, और इसको दोनों को मिला करके हम क्या कह देते हैं कि ये सिस्टम है। क्या है भाई? सिस्टम है, ठीक। आगे हम बात कर लेते हैं। अगर हमने इसका रिएक्शन कराया, हो सकता है कि रिएक्शन के बाद ये ठंडा पड़ जाए। क्या पड़ जाए? ठंडा पड़ जाए। और ठंडा कब पड़ेगा? जब ये ऊष्मा को सोख लेगा। क्या करेगा? इस निकाय का अगर तापमान घट जाएगा तो ये ऊष्मा को सोख लेता है, यानी कि ऊष्मा शोषी हो जाता है। ठीक ही कह रहा हूं ना मैं? इसको क्या कहते हैं भाई? ऊष्मा शोषी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ऊष्मा शोषी कह देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को पता होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऊष्मा शोषी प्रक्रिया होगी, ध्यान से सुनो, सारा कुछ भूल जाओ। जब भी ऊष्मा शोषी प्रक्रिया होगी तब निकाय का तापमान घट जाएगा, यानी कि वो निकाय क्या कर लेता है? ऊष्मा को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है जब प्रक्रिया हो रही होती है। ऊष्मा शोषी प्रक्रिया में निकाय का तापमान घट जाता है, याद रखो। ऊष्मा शोषी प्रक्रिया में निकाय का तापमान घट जाता है। ऊष्मा शोषी प्रक्रिया में निकाय का तापमान घट जाता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब ये आप लोग याद रखना, ठीक है। हाँ ठीक है। अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं भाई? इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका एंडोथर्मिक का। आपको अगर कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक दिया है, क्या दिया है भाई? एंडोथर्मिक दिया गया है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेकिन मैंने इसमें ऊष्माक्षेपी को बताना चाहिए था ना। इसमें मुझे ऊष्माक्षेपी को बताना चाहिए था। रुक जाओ एक बार बताना है मुझे। मैंने यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा, मुझे लगा कि मैं ऊष्मा शोषी समझा रहा हूँ। ठीक है, समझा देता हूँ एक बार फिर से यार। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको ऊष्माक्षेपी कह रहा है तो ऊष्माक्षेपी का मतलब ये हुआ कि ऊष्मा को बाहर निकाल करके निकाय का तापमान बढ़ जाएगा। ऊष्मा का बाहर निकालने का मतलब ये बाहर फैला देगा, सिस्टम में पूरे फैला देगा तापमान। ये जो प्रक्रिया हो, अब अरे यार बना देते हैं फिर से मिटा दिया था मैं, कितना जल्दी में रहता हूँ यार। ये बीकर है, बीकर के अंदर आपको कुछ पदार्थ दिया गया है, यौगिक दिया गया है। जब आपने इसका कोई रिएक्शन कराना है तो रिएक्शन के दौरान क्या करना है? इसने हीट को रिलीज करना। जब हीट को रिलीज करेगा तो निकाय जो है, सिस्टम है, उसका तापमान क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा। और हम जब एंडोथर्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो एंडोथर्मिक में आपको कोई पदार्थ दिया गया है, यानी कि ऊष्मा शोषी में आपको पदार्थ दिया गया है। इसमें क्या हो रहा है कि जब आपने रिएक्शन कराया तो रिएक्शन के दौरान ये क्या कर रहा है? ऊष्मा को क्या कर रहा है भाई? सोख ले रहा है, ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। जब ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेगा तो निकाय का तापमान घट जाएगा, यानी कि वो जो निकाय है ना उससे तापमान को खींच लेगा, तापमान घट जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, क्लियर है ना? हाँ, अभी मुझे लगा कि भाई मैं ऊष्मा शोषी को समझा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मुझे ये वाला बताना पड़ा, मतलब बता दिया था। लेकिन अब तो क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं यार, चलिए कोई बात नहीं है, हो जाता है।
जाओ नीचे, नीचे आओ, ऐसे जाओ, फिर देखो क्वेश्चन क्या है आपका। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? आपसे क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि जलीय जीव गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक सहज क्यों महसूस करते हैं। ठीक है, कह रहा है जलीय जीव गर्म जल की तुलना में, ठीक है, गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में अधिक सहज क्यों महसूस करते हैं। गर्म जल और ठंडे जल में आप लोगों को थोड़ा सा हम बता देते हैं, मान लीजिए आपको एक ठंडा पानी दिया गया है, ठीक, एक ठंडा पानी दिया गया है, इसमें आपको ठंडा पानी दे रखा है, ठीक है, और एक में आपको क्या दे रखा है भाई? गर्म दे रखा है। क्या दे रखा है? गर्म दे रखा है, ठीक, गर्म पानी दे रखा है। इसमें है हॉट वाटर, क्या है? हॉट वाटर है। और इसमें क्या है भाई? कोल्ड वाटर है। ऐसे आ जाओ, इसमें आपका है कोल्ड वाटर, इसमें हॉट वाटर है, इसमें कोल्ड वाटर है, उसमें हॉट वाटर है, इसमें कोल्ड वाटर है। अब भाई बात ये होती है कि आपने कोई विलेय पदार्थ ऐसा लिया है जो कि गैस है, जैसे हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, अगर हमें किसी चीज को घोलना होता है पानी में, गर्म पानी में जल्दी घुलेगा या फिर ठंडे पानी में जल्दी घुलेगा? बताइए, किस में घुलेगा जल्दी से? ज़्यादा गर्म पानी में घुलेगा। यानी कि इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो हॉट वाटर है इसमें ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी यानी कि ऑक्सीजन की विलेयता बहुत ज़्यादा होती है, मोर होती है। अगर हम ठंडे पानी की बात करते हैं, किसकी बात कर लेते हैं भाई? ठंडे पानी की बात कर लेते हैं, तो ठंडे पानी में आप भी किसी पदार्थ को जब घोलोगे तो भाई उतना जल्दी से कहाँ घुलता है? नहीं घुलता ना। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं O2 की सॉल्युबिलिटी लेस है, यानी कि ऑक्सीजन कम घुल रहा है। तो प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि गर्म जल की अपेक्षा ठंडे पानी में, हाँ ठंडे पानी और जल, गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में जो जलीय जीव होते हैं वो सहज क्यों महसूस करते हैं भाई? सहज क्यों महसूस करते हैं, यानी कि उनको दिक्कत क्यों होती है? ठीक है, वही रिस्पायरेशन वगैरह श्वसन करने में क्यों दिक्कत होती है भाई? इसीलिए कि जब ध्यान दो, वायुमंडलीय दाब पर ताप कम करने पर, वायुमंडलीय दाब 1 atm होता है, वहां पे टेम्परेचर अगर कम हो रहा है यानी कि पानी ठंडा हो रहा है, पानी ठंडा हो रहा है तो जल में ऑक्सीजन की विलेयता बढ़ जाती है, जबकि ताप में वृद्धि करने पर ऑक्सीजन की विलेयता घट जाती है। ये अपोजिट कह रहा है भाई। कैसे कह रहा है? वायुमंडलीय दाब पर ताप कम करने पर, अच्छा वायुमंडलीय दाब है यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, ताप कम करने पर यानी कि टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, ठीक है ना। तो जल में ऑक्सीजन की विलेयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दाब का तो कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ ताप का है, दाब से तो हमको कोई लेना देना नहीं। चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। जबकि ताप में वृद्धि करने पर ऑक्सीजन की विलेयता घट जाती है। अगर हम ताप में वृद्धि कर दें, दाब को ना बढ़ाएं उतना ही रहने दें, दाब को ना बढ़ाएं उतना ही रहने दें, अतः ताप कम करने पर अधिक ऑक्सीजन की उपलब्धता जलीय जीवों को ठंडे जल में अधिक सहज अनुभव करती है। क्या कहने की बात कर रहे हैं? यहाँ पे ताप को इंक्लूड किया गया है भाई, सॉरी दाब को इंक्लूड किया गया है कि आपको एक वायुमंडलीय दाब दे रखा है, आप उसको कांस्टेंट रखो, दाब को कोई चेंज ना करो। ताप में अगर आप बढ़ाते हो, ताप जब बढ़ाते हो आप, तो ताप बढ़ने पर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और यहाँ पे अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, दाब तो कांस्टेंट है, तब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 मिनट थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये गर्म जल है, दाब 1 atm लग ही रहा है, ठीक है, इतना दाब ये हमेशा लगाए रहेगा, ठीक। आप जल को गर्म करते हो, ठीक है, जल को क्या कर देते हो? गर्म करते हो, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी अगर इसमें बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो जब इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा, गर्म जल करते चले जाओगे तो ऑक्सीजन इवोपोरेट होता रहेगा। हाँ सही बात है भाई, इवोपोरेट मतलब बाहर निकलता रहेगा। और जब ठंडा पानी रहेगा तो ठंडे पानी में मान लो यहाँ पर भी आपने 1 atm ताप दे रखा है, आप पानी को ठंडा कर रहे हो,
पानी को ठंडा कर रहे हो, यानी कि इसमें क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं बढ़ रही। तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ नहीं रही है, तो बाहर नहीं जाएगी, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन कांस्टेंट रह जाएगा। सही तो है, सही है। जब ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे कांस्टेंट रह जाएगी, जब ऑक्सीजन की मात्रा कांस्टेंट रह जाएगी, वो बाहर नहीं जाएगी, तो पानी में जितना ऑक्सीजन है वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा। जो जलीय जीव है ना, उनके लिए क्या कर देगा भाई, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा, टॉक्सिक बना देगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। टॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज की अत्यधिकता हो जाना, ठीक, उसी को क्या कह देते हैं, टॉक्सिसिटी हो जाना। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो ठंडे जल में जलीय जीवों को थोड़ा सा मुश्किल प्रतीत हो जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करिएगा, रिवर्स नहीं, हाँ बैक करिएगा, बैक करने के बाद फिर से देख लीजिएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना, हाँ देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। ठीक, पेन आ जा, जादू तेरी नजर, पेन का कलर दूसरा लेते हैं यार, रेड कलर नहीं, इस पे आ जाएं तो हमें ले लेना होगा, यहाँ का कलर यूज करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको दिया गया है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तब वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है। भाई मैंने इसको पढ़ा रखा है, पता है कि नहीं पता है, हाँ वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़े थे ना, तो भाई जब पढ़े हो तो क्यों पढ़ाएं, इसको पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है ना, हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया जाएगा। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तब वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है, तो इसमें क्या लिख रहा है भाई, तो अच्छा थोड़ा सा पहले बता देते हैं, तो लिखने वाले की बात कर लेते हैं। मान लो एक बर्तन में आपको ए पदार्थ दे रखा है, प्लस में आपको बी बर्तन में एक बी पदार्थ दे रखा है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। और जो ए है वो विलायक है, क्या है भाई, ये ए जो है विलायक है और बी क्या है, विलेय पदार्थ है। ठीक, अच्छा इससे अच्छा लग रहा है ना लिखने पे, हाँ काफी ज्यादा। जो ए वाला पदार्थ वो विलायक है, बी वाला क्या है भाई, विलेय पदार्थ है। ठीक, तो ए वाला विलायक है तो वाष्पशील होगा, क्या होगा भाई, वाष्पशील होगा। और जो बी वाला है ये अवाष्पशील होगा, क्या होगा भाई, ये अवाष्पशील होगा। ठीक है ना, वाष्पशील और अवाष्पशील। जब आपने इनको मिला दिया, क्या कर दिया भाई, मिला करके एक ए बी टाइप का विलयन प्राप्त कर रहे हो। क्या प्राप्त कर रहे हो, ए बी टाइप का विलयन प्राप्त कर रहे हो, माने कि उसमें ए के अणु भी रहेंगे, बी के अणु भी रहेंगे, ए के अणु भी रहेंगे, बी के अणु भी रहेंगे। तो भाई ए के अणु के द्वारा तो वाष्प बन रही थी, क्या हो रही थी, वाष्प बन रहा था, वेपर प्रेशर आ रहा था, वेपर प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन बी का तो अवाष्पशील पदार्थ है भाई, वैसे भी उसका नहीं बनेगा। लेकिन जब इसके अणु इसके साथ मिल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो मिलने के बाद क्या होगा, इसके द्वारा ये बंध बना लेंगे, बंध बना लेंगे, क्या कहेंगे भाई, मैं नहीं जा रहा हूं तो तुम भी मत जाओ। रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं, रोकते हैं ना, हाँ तो रोक लेंगे। तो ये जब बी वाला नहीं वाष्प बना पाएगा तो ए वाले को भी कहेगा कि तुम भी बैठो। ठीक है कि नहीं, ठीक है। लेकिन बी वाले कुछ ऐसे भी होते हैं भाई, उनको बनाना ही बनाना होता है, तो कुछ बनेगा, यानी कि वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, पूरा नहीं बन पाएगा। जब ए वाला शुद्ध अवस्था में था ना तो वो ज्यादा बना रहा था, जब बी वाला आ गया तो बी वाला क्या कर रहा है भाई, उसको रोक दे रहा है, और जब रोक दे रहा है तो उतना ज्यादा वाष्प बनेगा नहीं। ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो वही कहने की बात की जा रही है कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलायक के कुछ अणु विलेय के साथ माध्यम में ही रह जाते हैं, यानी कि उसके साथ बंध बना करके रह जाते हैं, यानी कि जिएंगे भी साथ, मरेंगे भी साथ। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो जो वाष्प अवस्था में नहीं आते हैं, अतः वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं, ये बहुत छोटू सा क्वेश्चन था। ठीक, आगे बात करते हैं, अनादर्श विलयन राउल्ट नियम का पालन क्यों नहीं करता। आपसे कह रहा है कि जो अनादर्श विलयन होता है राउल्ट के नियम का पालन क्यों नहीं करता है। भाई अभी तो मैंने पढ़ाया ना, अभी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। अनादर्श विलयन में क्या हो जाता है भाई, अनादर्श विलयन में अगर हम वाष्प दाब देखना चाहें तो हो सकता है कि जो दो पदार्थ हमने मिलाकर विलयन बनाया है उनके बीच में बंध इतना ज़्यादा बन जाए, इतना ज़्यादा बन जाए कि वो उड़ ना पाए, यानी कि वाष्प ना बन पाए, तो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक विचलन हो जाएगा। या फिर जब हम क्या कर दें, दो पदार्थ को ऐसे ले लिए हैं जिनको हम मिला देने पर क्या कर रहे हैं, उनके बीच में बंध थोड़ा कमजोर बन रहे हैं। अब जब बंध कमजोर बन रहा है तो भाई क्या होगा, उड़ जाएंगे, उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे। या फिर जैसे मान लीजिए हम बात कर लेते हैं अनादर्श विलयन की, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तू सपना तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना
कुछ और ऐ दिल है मुश्किल। हम बात कर लेते हैं, आपको दिया गया ए पदार्थ, क्या दिया गया है, ए पदार्थ दिया गया है। जब आपको ए पदार्थ दे रखा है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना, तो हो सकता है भाई कि इसके बीच में बंध बहुत मजबूत हो, क्या हो, बहुत मजबूत हो, और जिसकी वजह से ये क्या कर रहा हो, वाष्प ना बना पा रहा हो। ठीक, ये क्या कर रहा हो, वाष्प ना बना पा रहा हो, या फिर बहुत कम बना पा रहा हो। लेकिन जब हम इसमें बी पदार्थ ऐसा मिला दे कि क्या कर दे कि ए भाई जब मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिलने के बाद ए बी टाइप का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और इनके बीच में हो जाए कि ऐसा हो जाए कि ऐसा क्या हो जाए कि इनके बीच का बंध कमजोर हो जाए। तो कमजोर हो जाएगा तो शुद्ध अवस्था की अपेक्षा वो विलयन अवस्था में इनका वाष्प बढ़ जाएगा। वाष्प दाब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसको पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। या फिर हो सकता है कि ये बेचारा क्या कर रहा था, ये बहुत ही हल्का फुल्का बंध बना रहा था, यानी कि इसकी जो वाष्प बन रही थी बहुत ज़्यादा आ रही थी, वाष्प क्या बन रही थी भाई, बहुत ज़्यादा आ रही थी। लेकिन जब इसमें मैंने बी पदार्थ मिला दिया तो बी पदार्थ क्या कह रहा है भाई कि अब हम क्या कर लेंगे, आपस में इतना ज़्यादा जुड़ जाएंगे, दो जिस्म एक जान हो जाएंगे, आपको नहीं जाने देंगे। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ए पदार्थ को कह देगा बी वाला हम आपको नहीं जाने देंगे। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा उस केस में, ऋणात्मक विचलन हो जाएगा कि नहीं होगा भाई, क्या होगा, ऋणात्मक विचलन हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो यही बात तो कह रहा है, जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक, राउल्ट के नियम का फॉलो नहीं करेगा, तो यह अनादर्श विलयन कहलाता है। इस प्रकार के विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं। भाई हमने इसको समझा दिया है, ठीक है ना, आगे बढ़ लेते हैं। इस तो 7वां नंबर हो गया। 8वें की बात कर लेते हैं। 8वां आपको दिया गया है कि प्रभाजी आसवन विधि से जल को एथिल एल्कोहल से अलग क्यों नहीं किया जा सकता है। प्रभाजी आसवन विधि से जल और एल्कोहल को कुछ ऐसा परसेंटेज बच जाएगा कि जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्थिर क्वाथी की बात कर रहा है। स्थिर क्वाथी का मतलब ऐसा साथी, स्थिर क्वाथी का मतलब ऐसा साथी जो कि तुम्हारा साथ छोड़ के ना जाए, उसको स्थिर क्वाथी कहते हैं। और वो कितने परसेंटेज तक रह सकता है उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक, तो एक बात सुनिएगा आप लोग, यहाँ पे बात ये हो रही है कि आपको दो पदार्थ दिए गए, दो पदार्थ को आपने क्या कर दिया, मिला दिया। जब आपने दो पदार्थों को मिला दिया, मिलाने के बाद आप उसको गर्म कर रहे हो, तो गर्म करने के बाद जो उसमें से बहुत ज्यादा वाष्पशील पदार्थ है वो उड़ेगा। ठीक है ना। हो सकता है कि उड़ने के बाद भी कुछ उसका इतना अंश बच जाए जो कि उस दूसरे वाले पदार्थ के साथ बहुत गहरी मित्रता में है। ठीक है ना, कुछ परसेंटेज तक रह जाए, उसको क्या कह देते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कह देते हैं। क्या कहते हैं भाई, स्थिर क्वाथी मिश्रण कह देते हैं। तो देखो एथिल एल्कोहल का कितना परसेंटेज तक रह जाता है जल के साथ, अगर आपने कितना लिया है, एथाइल एल्कोहल का आपने लिया है 95.4% और आपने जल का कितना ले रखा है 4.65%। ठीक है, आपने इतना ले रखा है। तो भाई जब यहाँ पे आप उसको गर्म करोगे, आपने कितना टेम्परेचर दे रखा है, 351.1 केल्विन तापमान आपको दे रखा है। आपने इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद आप इसका वाष्प बना रहे हो। ठीक, तो कुछ परसेंट तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, लेकिन कुछ एल्कोहल ऐसा बचेगा, ठीक है, जो उसका सच्चा साथी रहेगा, जल के साथ वो हमेशा जुड़ा रहेगा, उसको छोड़ करके नहीं जाएगा। इसको स्थिर क्वाथी कह देते हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इतने को हम निकाल नहीं सकते। स्थिर क्वाथी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें से हम दो चीजों को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। तब तक के लिए आप लोग को मैं एक रिक्वेस्ट कर देता हूं, आप लोगों से, आप लोग क्या करते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन को, हमारे वीडियो को भी लाइक करिएगा, शेयर भी करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है ना। हाँ, पढ़ाई भी तो करते रहिएगा भाई। तब तक के लिए आप लोग को ओके बाय।